जी हाँ दोस्तों, आखिर 16 जून शाम होते होते ऐसा क्या हुआ कि शुभेंदु अधिकारी और शाह को दूसरा बड़ा झटका लगा। यानी कि एक ही दिन में ममता बनर्जी और उनके गुट के लिए दो दो बड़ी और अच्छी खबरें। आखिर राहुल गांधी के साथ में मिलकर के ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके बुनियाद पर हर गुजरते दिन के साथ में ममता गुट के लिए राहत की खबर आ रही है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि इस खबर में वो जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें आपको इतनी सारी स्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे आप शायद कई वीडियोस में ना पा सकें। दोस्तों, हमने आपको पिछले शो में दिखाया कि कैसे बागी गुट के उन 17 सांसदों का सपना चकनाचूर होते हुए दिख रहा है, कैसे दिल्ली के उस ऑपरेशन लोटस की प्लानिंग जो कि मानो पूरी हो चुकी थी, मानो कामयाबी मिल चुकी थी, मगर पहले ही स्टेज पर ओम बिरला के यहां धराशायी हो गई। लेकिन दोस्तों, यह खबर उन बागी सांसदों के ओम बिरला के यहां फंसने या फिर अदालती कार्रवाई में फंसने से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बीते कुछ दिनों से, खास तौर पर बंगाल का परिणाम आने के बाद में और भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो कुछ बंगाल से लेकर टीएमसी वालों के साथ में किया जा रहा है, उन सब पर ममता और अभिषेक बनर्जी ने सोनिया और राहुल के साथ में मुलाकात करके जो रणनीति बनाई और जो सलाह लेकर के आगे बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वाकई एक संकट मोचक के तौर पर ममता और अभिषेक के लिए राहुल और सोनिया आए हैं। मानो एक ऐसा कांधा मिला है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को जिसकी उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसी बीच में दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी उस भवानीपुर वाली सीट को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भवानीपुर में कथित धांधली से बीजेपी की जीत और खुद को हराए जाने पर कलकत्ता हाई कोर्ट में आखिरकार चुनौती दे दी, जिसमें भवानीपुर चुनावी नतीजे को रद्द करने, वोटों के रिकाउंटिंग की मांग के साथ में सभी डेटा को सुरक्षित रखने की मांग की गई। ममता बनर्जी ने अपनी याचिका खुद दायर की, वो कोर्ट पहुंची, उनके साथ डोला सेन और टीएमसी ममता गुट के सीनियर वकील, जिनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि साहब वो भी छोड़ने जा रहे हैं, कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी के साथ में अदालत में मौजूद थे। ममता बनर्जी ने याचिका के माध्यम से भवानीपुर विधानसभा चुनाव के संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का भी आग्रह किया। इसमें मतदान से जुड़े दस्तावेज और ईवीएम भी शामिल हैं। ममता बनर्जी ने मांग की है कि इनको तुरंत सील किया जाए ताकि उसके साथ में छेड़खानी ना किया जाए, क्योंकि अभी अभी ईवीएम की उस बिल्डिंग में आग की घटना सामने आई है जहां पर ईवीएम रखी हुई थी। ममता बनर्जी ने कहा, हम फिर से मैदान में हैं, मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ, मेरी पार्टी के करोड़ों लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ने छल किया, धोखा और बल से हमें हरवाया। मेरे समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अटैक हुए, उनके दफ्तर तोड़े गए, घर तोड़े गए। भवानीपुर में छल करके धांधली से भाजपा ने इस चुनाव को जीता। दोस्तों, आपको एक आंकड़ा बताता हूं, बंगाल में बीजेपी को कुल वोट मिले हैं 2,90,00,000 और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 41% पर वोट ममता बनर्जी को मिले। ममता बनर्जी को वोट कितने मिले? 2,60,00,000। यानी कि बीजेपी को 2,90,00,000, ममता बनर्जी को 2,60,00,000 और 2,90,00,000 पर बीजेपी जीती 200 पार सीटें। 2,60,00,000 पर ममता बनर्जी को समेट दिया महज 80 सीटों के आसपास। और दोस्तों, ये जो 30 लाख वोटों का फर्क है ना, इन 30 लाख वोटों में 27-28 लाख तो ऐसे वोट थे जो कि बीजेपी के नेताओं के कंप्लेन पर दरअसल उनको संदेहास्पद मान लिया गया था और उनको वोट नहीं डालने दिया चुनाव आयोग ने। और फिर जब कोर्ट ने कहा कि साहब उस पर फैसला लिया जाए, तो महज पता है आपको 200-300 लोगों पर फैसला हुआ, जिसमें से 99% लोग सही पाए गए थे। यानी कि अगर वो 30 लाख वोट, 28 लाख वोट अगर वो ना धर में लटकाएगा, आप छोड़ दीजिए कितने वोट काट दिए गए, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं, कितने लोगों के वोट काटे गए जो कि जिंदा हैं, उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं। जिन वोटों को संदेहास्पद मान लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, वही वोट दरअसल बीजेपी का प्लस हो गया और उसमें से 90% वोट टीएमसी के बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप सोचिए कि इन तमाम स्थितियों में आपको सब पता है कैसे पहले एसआईआर से ममता के वोटरों को निशाना बनाया गया, चुनाव के बीच
केंद्र से, दिल्ली से फोर्स भेज करके घेराबंदी की गई बंगाल की। मतगणना केंद्रों पर कथित धांधली की गई, यहां तक कि ममता ने कहा था कि काउंटिंग सेंटर पर उनके ऊपर हमला हुआ। मतगणना के बाद ममता के टीएमसी के नेताओं और समर्थकों पर अटैक हुए, दफ्तर तोड़े गए, घर तोड़े गए, चुनाव आयोग खामोश सब कुछ देखता रहा। तो अब ममता ने अपनी भवानीपुर सीट से एक नई जंग का फिर से ऐलान कर दिया। मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अपील में यह कहा गया है कि सब कुछ ईवीएम डेटा समेत दूसरे दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए, वरना चुनाव आयोग सब इरेज करवा देगा। क्योंकि अभी 3 दिन पहले दोस्तों मैंने अपने शो में आपको दिखाया था कैसे एक बहुमंजिला इमारत जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मंजिल पर आग नहीं लगती है, उसके ऊपर वाले उन्हीं फ्लोर पर आग लगती है जहां पर ईवीएम रखी गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब वो ईवीएम खुद 10 विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल की गई थी, ये खुद टीएमसी के ये खुद बीजेपी के नेता और उनके मंत्री का कहना था। ऐसे में दोस्तों एक तरफ ओम बिरला ने बागियों और बीजेपी को पहले झटका दिया, तो दूसरी तरफ अब कोर्ट में भवानीपुर सीट पर फैसला आने वाला है सुनवाई के बाद, जिसमें ममता गुट जश्न की खबर का इंतजार कर रहा है और उम्मीद लगाए है। आपको बताऊं 2021 में ही नंदीग्राम की सीट पर जब हराया गया था ममता बनर्जी को, शुभेंदु अधिकारी ने हराया था, तब भी कोर्ट में गई थी ममता। उधर ममता अब अपनी सीट पर वापसी की तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ बागियों और शाह के लिए बिरला ने जो झटका दिया, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले शो में बताया था। साथ ही कानूनी जानकार एनसीपी में विलय को लेकर के सवाल जो उठा रहे हैं, और सवाल ही नहीं उठा रहे, उस पूरी प्रक्रिया को ही गलत बता रहे। ऐसे में बागी इनके ना इधर के होने ना उधर के रहने की स्थिति है। बागियों को लगा था कि बीजेपी उन्हें पलकों पर बिठाएगी, मगर होता हुआ दिख नहीं रहा। होता हुआ दिख रहा बिल्कुल उल्टा। बीजेपी ने उनको दूसरी जगह शिफ्ट करके अपना फायदा संसद में लेना चाहा, मगर इन बेचारे सांसदों के राजनीतिक भविष्य को अधर में लटका दिया। एक बात तो तय है कि पहली बात, इनके सांसदीय के जाने के पूरे चांसेस, जिससे इनको झटका लगना तय होगा। और ऐसे में उपचुनाव में उनको बीजेपी टिकट ना देकर अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को उपचुनाव में ही उनके नाम को लेकर के चर्चा करना शुरू कर दिया है। यानी कि बीजेपी दरअसल 2-3 स्टेप इन सिचुएशन से आगे का सोच करके चल रही है। और अगर इनकी सांसदी जाती है बागियों की, उपचुनाव में टिकट भी नहीं मिलता है, मान लीजिए टिकट भी दे दिया या सांसदी नहीं भी गई, तो अगले टर्म में बीजेपी किसी हाल में इनको रिपीट नहीं करने वाली, करेगी इक्का दुक्का को। अब दोस्तों तीसरी मुश्किल इन बागियों की है कि कोर्ट में जब विलय या बगावत की प्रक्रिया धराशायी होगी, तो फिर इनके बारे में बीजेपी सोचना भी नहीं चाहेगी। और चौथी बात यह कि इससे बीजेपी का टीएमसी से जुड़े लोगों का भविष्य खत्म कर अपनी पार्टी के सांसदों की तादाद बंगाल में बढ़ाएगी। इन बागियों के ममता गुट में वापसी का रास्ता भी बंद कर देगी। हमने देखा था 2021 में दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 2021 में वापसी कर लिया था, बीजेपी खेमे से वापस फिर से टीएमसी में आ गए थे और ममता ने उनको स्वागत करते हुए रख लिया था। मगर इस बार अब बीजेपी उन बागियों को ऑप्शन भी उनके साथ नहीं रखना चाहती, नहीं देना चाहती। अब दोस्तों स्पीकर बिरला ने जिस तरीके से हाथ खींचा है, शाह खेमा मानो एक तरीके से चिंतित नहीं, बौखलाहट वाली स्थिति से कहते हैं। और इसकी भी शुरुआत ममता और उनके भतीजे अभिषेक ने एक नोटिस के जरिए ही कराई थी। दोस्तों 15 जून को टीएमसी ममता के वफादार सांसद सागरिका घोष और कीर्ति आजाद ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी और टीएमसी के लोकसभा फ्लोर लीडर अभिषेक बनर्जी को एक पत्र सौंपा था, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ का हवाला देते हुए उस कदम को चुनौती दी थी, जो कि संसद से लेकर अदालत तक जाएगा। चिट्ठी में कई कानूनी पहलू का जिक्र कर लोकसभा स्पीकर को बागियों के दावे की बुनियाद पर फैसला न लेने के लिए कहा गया था। तभी तो लोकसभा स्पीकर ने उन बागियों के दावे को माना नहीं, उनके पक्ष में अभी फैसला नहीं दिया, भले ही दरबारी मीडिया में बागियों के पक्ष में पल्ला भारी दिखाया जा रहा हो। अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी में क्या कहा गया था कि दल बदल विरोधी कानून जिसके हवाले से बागियों का कदम कानूनी रूप से गलत है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस बात का बखान है, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी विधायी पार्टी के भीतर विभाजन यानी कि स्प्लिट को मान्यता नहीं दी जा सकती। अब ऐसे में टीएमसी एक अखंड राजनीतिक दल और कोई भी गुट खुद को अलग पार्टी के रूप में स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि वैसे भी अभी भी टीएमसी की असली मुखिया ममता बनर्जी ही हैं। तो फिर ऐसे में
दो नहीं बल्कि कई झटके एक साथ आने वाले दिनों में और लगने वाले हैं। बागियों को तो लगेंगे ही, बीजेपी को भी। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने प्लान बी, सी, डी, ई, एफ की तरफ बढ़ रही है। महाराष्ट्र को टारगेट कर रही है, लेकिन वहां भी उसका प्लान पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब दोस्तों, इन तमाम कड़ियों में आप क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।